एक ऐसी लड़की की घटना जो मात्र 13 साल की होती है, उसको कई लड़कों से प्यार हो जाता है। इसे आपकी नज़र में क्या कहते हैं, प्यार या हवस? कमेंट में जरूर बताएं। हर माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं ताकि बच्चों को कोई समस्या न हो। गांव से हटकर शहर में रखते हैं, क्या पता उसी के लिए माँ बाप को एक दिन रोना पड़ जाएगा। ये घटना हरियाणा के सोनीपत जिले की है। सोनीपत जिले में घटी ये घटना यहाँ की राई थाने के अंतर्गत आती है, लेकिन जिस घटना ने सबको हैरान करके रख दिया, इस घटनाक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से होती है। टीकमगढ़ के रहने वाले गंगाराम की शादी शोभा नाम की एक महिला से हुई। शोभा पहले से ही शादीशुदा थी, परंतु अब उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था, वो मर गया था। पहले पिता से उसे एक बेटी थी, आगे चलकर उसने गंगाराम से शादी की। आगे चलकर गंगाराम से भी उसे एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटी का नाम आस्था रखा गया, उसकी उम्र 4 साल। बेटा ऋतिक था, जिसकी उम्र मात्र 5 साल थी। परिवार बढ़ गया तो गंगाराम के खर्चे भी बढ़ गए, लेकिन कमाई तो सिर्फ उतनी की उतनी ही थी जितना पहले हुआ करता था। अपनी कमाई बढ़ाने के बारे में वो सोच ही रहा था, तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अब यहाँ से बाहर चला जाए। उसने अपने पत्नी शोभा से बात की तो उसके साथ ही वो भी टीकमगढ़ छोड़ने को राजी हो गई। अब साल 2021 में दोनों पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ टीकमगढ़ से रवाना हुए। वो हरियाणा पहुँचे। हरियाणा के सोनीपत जिले के राई थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव में वो आकर रहने लगे और यहीं दोनों मजदूरी करने लगे। शोभा के जो पहले पति से बेटी थी, उसकी उम्र 13 साल थी और उसका नाम नीतू था। उसको इन लोगों ने टीकमगढ़ में ही रखा, उसे अपने साथ लेकर नहीं आए। दोनों पति पत्नी मजदूरी कर रहे थे। दरअसल गंगाराम राजमिस्त्री का काम जानता था। वो जहाँ भी काम करता था, उसके साथ उसकी पत्नी शोभा भी काम करने के लिए चली जाती थी। दोनों पति पत्नी घर चला लेने लायक अच्छा पैसा कमाने लगे थे। आसपास के लोगों से उनका व्यवहार भी अच्छा बन गया था। इसके बाद साल 2023 आया। उनकी जो बेटी टीकमगढ़ में रहती थी, अपने दादा दादी की सेवा करती थी और अब इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना नीतू को भी अपने पास बुला लिया जाए। फरवरी 2023 में नीतू भी अब टीकमगढ़ छोड़कर अब अपने माता पिता के पास चली गई। उसकी उम्र अब 14 साल हो गई। यहाँ उसका एडमिशन करा दिया गया। सरकारी स्कूल में घर के काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी किया करती थी। नीतू ने घर के काम को अच्छी तरह से संभाल लिया। वो सुबह का नाश्ता बनाकर स्कूल चली जाया करती थी। नीतू ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे कुछ किताबें चाहिए, या तो आप पैसे दे दीजिए या फिर खुद ही खरीद कर ले आए। तब गंगाराम ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा, वो तुम्हें खरीद कर दे देगी। इसके बाद पति पत्नी अपने काम पर चले जाते हैं। पत्नी का काम जल्दी खत्म हो जाता है। वो पति से पैसे लेकर किताब खरीदने के लिए बाजार चली जाती है। जैसे ही वो घर पर पहुंचती है, देखती है दोनों बच्चे घर पर तो हैं, लेकिन बड़ी बेटी नहीं दिखाई दे रही थी। शोभा उसे ढूंढते हुए छत पर जाती है, लेकिन छत पर जाने के बाद जो भयानक सीन उसे देखा, उसे देखकर वो चीखे मार कर रोने लगती है। उसने देखा नीतू पेट के बल जमीन पर गिरी पड़ी है। उसकी आवाज सुनकर मकान मालिक और आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं। इस बीच पुलिस को फोन किया जाता है। नीतू को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। नीतू का पिता भी काम छोड़कर रोते हुए अस्पताल पहुंचता है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाता है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर देते हैं, क्योंकि शोभा और गंगाराम ऐसी स्थिति में नहीं थे कि पुलिस को बयान दे सके। पुलिस अपने हिसाब से जानकारियां इकट्ठा कर रही थी, लेकिन तभी गंगाराम खुद सामने आकर कहा वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। जाने वाला चला गया, वो अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। तब पुलिस ने कहा, आप हमें लिखित में दे दीजिए, तो वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे देता है। इसके बाद पुलिस डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर ये बताते हैं कि लड़की का मर्डर हुआ है। ये बात मीडिया में भी चली जाती है, तरह तरह की बातें होने लगती है। अब पुलिस वाले अपने हिसाब से केस को हैंडल करा। पोस्टमार्टम किया गया और उससे ये पता चला कि लड़की का मौत गला दबाकर किया गया था। इसमें रेप की पुष्टि नहीं होती है। मामला एक लड़की से जुड़ा था और हत्या हुआ था। पुलिस इस मामले की जांच अपनी तरफ से शुरू कर देती है। क्योंकि यह मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया, पुलिस नीतू के माता पिता से भी पूछताछ की। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन पुलिस ने जब मकान मालिक से पूछताछ की, तब पूरे घर इस घटनाक्रम में लड़की के घर वालों के अलावा दूसरा किसी का आना जाना नहीं हुआ। पुलिस का शक अब गंगाराम और शोभा की तरफ गया। पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ का तरीका बदल दिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे दोनों पति पत्नी टूट गए और इन्होंने जो कहानी
बताई वो सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। नीतू की कहानी उसके दादा दादी के घर से ही शुरू हो जाती है, यानी कि टीकमगढ़ से ही। जब वो केवल 13 साल की थी, उसी समय 6वीं क्लास में पढ़ रही थी। 6वीं क्लास की एक लड़के के साथ वो बातचीत किया करती थी। तब उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अभी छोटी सी बच्ची है। अभी ये सब चल ही रहा था कि नीतू को टीकमगढ़ छोड़कर हरियाणा के सोनीपत अपने माता पिता के पास जाना पड़ा। सोनीपत आने के बाद भी लड़कों से बातचीत करने का मौका मिल जाता था, क्योंकि काम के सिलसिले में शोभा और गंगाराम दिन भर बाहर रहते थे। नीतू अपने दोनों भाई बहनों के साथ घर में अकेली रहती थी। घर में भाई बहन छोटे थे, इसीलिए नीतू इसका फायदा उठाकर घर पर ही फोन लगाकर लड़कों से खुलकर बातें करती थी। उसके पास एक फोन भी था। एक दिन शोभा ने नीतू को किसी लड़के से फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया और उसी दिन नीतू की काफी पिटाई भी की। इसके बाद साथ ही शोभा ने नीतू को अच्छे बुरे का ज्ञान भी दिया, उसे समझाया और नीतू ने शोभा को भरोसा दिलाया कि आगे से ऐसा काम नहीं करेगी। लेकिन नीतू माँ को दिए गए भरोसे पर कायम न रह सकी और उसने फिर से लड़कों से नैन मटक के बातचीत करना शुरू कर दी। शोभा हर बार नीतू का मोबाइल पकड़कर छुपा दिया करती थी और नीतू हर बार मोबाइल का इंतजाम कर लड़कों से बातचीत करती रहती थी। वो रात को कभी बाथरूम में छिपकर बात करती थी, कभी रात को अपने आप से ही बात करती थी। अब शोभा को समझ आ गया था कि नीतू अब हाथ से बाहर जाती जा रही है। लगभग 1.5 महीनों में नीतू ने 40 से 50 बार लड़कों से फोन पर बात करती हुई पकड़ी जा चुकी थी। शोभा अपनी तरफ से सारी कोशिश करके हार चुकी थी। आगे क्या करने वाली थी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बीरू और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम डेस्क के इस चैनल पर। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। शोभा अब इस बात को गंगाराम के कानों में डालती है। गंगाराम को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी बेटी को मारता पीटता समझाता है, लेकिन वो शायद भूल गया था कि नीतू का सौतेला पिता है। पर नीतू को ये बात अच्छी तरह पता थी, इसीलिए नीतू ने अपने सौतेले बाप को जवाब देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। नीतू बाप बेटी के रिश्ते को लिहाज को भूलकर गंगाराम को पलटकर जवाब देने लगी। वो कहती है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ बात करूंगी, जिससे मन होगा उसी से बात करूंगी, जो मन में आएगा वो करूंगी। उसके बाद वो ऐसी ऐसी बोली कि कोई भी माँ बाप को उसके खून खौल जाए। एक बार गंगाराम के सामने मुंह क्या खुला, माँ बाप का मुंह बंद हो गया और नीतू की हरकतें सबके सामने खुलकर आने लगी। अब उसको जरा भी डर नहीं रहा। माँ बाप के सामने ही लड़कों से अश्लील बातें खुलकर करने लगी थी, उल्टी सीधी मजाक भी करती थी। इस बात को लेकर घर में हर दिन कलेश होने लगा और घर का माहौल मानो वीरान सा लगने लगा। ये घटना 29 अप्रैल की है, जब परिवार के सभी सदस्य रात में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी नीतू फोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी। गंगाराम फिर से प्यार से समझाते हैं कि तुम जो कर रही हो ये गलत है बेटा, इसे बंद कर दो। लेकिन नीतू गंगाराम को सीधे मुंह पर ही जवाब दे देती है कि मैं इसे बंद नहीं करूंगी, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊंगी। इसके बाद वो खाना छोड़कर चली जाती है, फिर अंदर जाकर खिड़की बंद कर लेती है। आज गंगाराम और शोभा को एहसास होता है कि उनकी लड़की अब ना ही केवल उनके हाथ में है बल्कि हाथ से निकल गई है, बल्कि वो उनके बदनामी का कारण भी बनने वाली है। इतना ही नहीं, घर में मौजूद 2 छोटे छोटे बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इन सबसे छुटकारा पाने का वो दोनों भयानक तरीका सोचते हैं और उसको अंजाम देने की तैयारी करते हैं। सुबह 7 बजे दोनों नीतू के कमरे में जाते हैं। गंगाराम नीतू का पैर पकड़ता है और शोभा नीतू के सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है। थोड़ी ही देर में नीतू दम तोड़ देती है। इसके बाद दोनों इसके बॉडी को छत पर जाकर छुपा देते हैं। इसके बाद वो दोनों नीतू की हत्या को कोई और रंग देने की तैयारी कर रहे थे। दोनों सामान्य दिनों की तरह काम पर चले जाते हैं और शोभा ये कहकर वापस आती है कि नीतू के लिए उसे किताबें खरीद कर देना है, ताकि लोगों को लगे कि इस घटना में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। वो तो अपनी बेटी की किताबें खरीदने के लिए गए थे। घर आने के बाद चीखने चिल्लाने और रोने धोने का नाटक करना शुरू कर देते हैं, ताकि हत्या का शक किसी थर्ड पर्सन पर चला जाए। लेकिन दोनों कानून की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। एक अच्छे माता पिता के तौर पर बच्चों का ख्याल रखना, उनको समय समय पर कंट्रोल करना, उन्हें अच्छे बुरे के बारे में समझाना और अच्छी राह पर चलने रहने को प्रेरित करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन
अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए तो इसका यह समाधान तो बिल्कुल नहीं होता है जो गंगाराम और शोभा ने किया। फिलहाल दोनों जेल में हैं और मुकदमा चल रहा है। अच्छा तो साथियों, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस हिसाब से गंगाराम और शोभा को क्या करना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।